हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईजेएस इंस्टीट्यूट। मैं हूं सत्य प्रकाश, जो कि आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग बहुत जल्द ही इंटरव्यू करने वाले हैं हमारे टॉपर्स की। तो उन्हीं टॉपर्स में एक टॉपर आपके सामने है जो मैं उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में सफलता इन्होंने पाया और मात्र 7-8 महीने की एक अच्छी और डेडिकेटेड तैयारी से इन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुकाम पे पहुँचे हैं। और बहुत ही एक खुद में ही एक मोटिवेशन है। आप बहुत सारी चीज़ें इनसे सीख सकते हैं। तो इनसे, इनके बारे में, इनके तैयारी के बारे में जानेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आए इनके तैयारी के टाइम में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और तैयारी कैसे की जाए, कैसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं यदवीर जी का। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यदवीर जी, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसा मैंने अभी बताया 7-8 महीने में ही आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या, आपका कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसा कैसा रहा, क्या चीज़? सर मेरी एजुकेशन जो है, स्कूलिंग वगैरह सब नोएडा से ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी नोएडा से की है, जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। रूट्स आर बेसिकली फ्रॉम आजमगढ़ और फादर मेरे सर्विसेज में थे, तो बचपन से एक माइंड में क्रेज़ रहा है सर्विसेज की जॉब का। अच्छा, तो इससे पहले आपने कोई जॉब वगैरह किया है, या अभी पहला अटेम्प्ट था, या इससे पहले किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, या अभी पहले ही शुरुआत किया था आपने? नहीं सर, मैं ग्रेजुएशन के साथ ही जब मैं फाइनल ईयर में था तो लास्ट सेमेस्टर में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने 2 मंथ एक जो दूसरी कंपनी में किया था। फिर लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने दूसरी स्विच कर ली थी कंपनी, तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स वहाँ पे काम किया था। अच्छा, तो मतलब प्राइवेट कंपनी, जैसे आपने बताया प्राइवेट कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपका पैकेज भी अच्छा खासा रहा होगा। तो आपका प्लान गवर्नमेंट की तरफ आने में कैसा बना, कि मतलब गवर्नमेंट जॉब ही करनी है? कुछ फैमिली प्रेशर या क्या चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रेरित की कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है? वैसे फैमिली प्रेशर नहीं कहेंगे उसे, बेसिकली फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, आजमगढ़ से आता हूँ। तो पूर्वांचल में ऐसा है कि आप भले ही कितने ही बड़े एमडी बन जाइए, लेकिन वहाँ पे इंसान को पता है कि दरोगा की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और सेम चीज़ मेरे पापा भी मुझे कहा करते थे कि आप, क्योंकि मैंने पापा को बताया था कि प्लेसमेंट अच्छा है, मेरा 10-12 लाख का पैकेज है एनुअल। तो पापा को ठीक था कि हाँ आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, स्टार्टिंग हो चुकी है आपकी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उसमें आप एक कंपनी के कितनी ही बड़ी पोस्ट पे चले जाइए, लेकिन जो आपकी अथॉरिटी होगी वो उस कंपनी के सराउंडिंग में ही होगी। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में चले गए तो आप पूरे स्टेट में जाइए, आपकी पूरी स्टेट में पहचान की जाएगी। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी। तो मतलब कुल मिला जुला के आपको एक पावर चाहिए था और लोगों के लिए कुछ करने की आपके अंदर जो जिज्ञासा थी, उसके लिए आप मोटिवेट हुए। और बिल्कुल, मैंने अपने पापा को देखा है 12-12 घंटे ड्यूटी करते हुए, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। मेरे लिए मेरे फर्स्ट सुपर हीरो जो थे वो मेरे पापा ही थे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दे पाते हैं और आपके सफलता में उनका योगदान रहता है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल होता है कि जो अपनी सफलता का श्रेय एक्चुअल, जिनके मतलब जो मेहनत किए होते हैं, जो एक्चुअल में मेहनत किया होता है आपके लिए, उनको दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, और सभी को इनसे सीखना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए कि चीज़ों को कैसे तैयारी किया जाए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे अगर तैयारी करना कोई बच्चा शुरू करता है तो तैयारी करना तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो क्या आपके भी साथ ऐसे हुए कि आपको लगने लगा कि तैयारी नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, जब मैंने जॉब छोड़ के मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बेसिकली ऑप्शन था प्राइवेट जॉब में दोबारा मैं जा सकता था, लेकिन मैं वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहता था। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन था, लगा था कि हाँ 7-8 महीने एनफ है, मैं इस जॉब को निकाल सकता हूँ। लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, 1 महीना हो गया, उसके बाद थोड़ा जब कंपटीशन देखा, मॉक टेस्ट वगैरह दिए, साथ के और लोगों को देखा वो मुझसे काफ़ी आगे थे क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे। तो उस टाइम पे बीच के 1-1.5 महीने बाद थोड़ा एक
ब्रेकडाउन आया था कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है और मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एक फेज़ स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने में आता है और वो आना ज़रूरी भी है। तभी आपको लगता है कि हाँ, मुझे मेहनत करने की ज़रूरी है। वरना इंसान को अगर कंपटीशन को नहीं देखेगा, अपने में ही लगा रहेगा, तो फिर वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमें अपने से कंपटीशन नहीं करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। हमें सबके पूरा स्टेट बैठा है उस चीज़ के लिए, तो बस वही चीज़ माइंड में थी। तो एक बार ब्रेकडाउन आया था और वो आना ज़रूरी था। तो यदवीर जी का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पहले सोच से सफलता नहीं मिलती। आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर सोच रहे हो तो उस पर मेहनत भी उसी डेडिकेशन से करना पड़ता है जिस डेडिकेशन से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चे होते हैं तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 1-2 महीने बाद बीतते उन्हें पता लग जाता है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोचे कुछ और थे। उन्हें लगता था 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन 4 सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और पढ़ के क्या चीज़ें भूल जा रही हैं और आगे अगला बंदा कितना पढ़ रहा है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने बाद इन्हें बहुत सारा डिमोटिवेशन हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, लेकिन उन सारी चीज़ों से आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल सर निजात पा लिया। ठीक है, अच्छा अगला जैसा आपने बताया कि अभी आपने जॉब छोड़ दिया था, जॉब छोड़ के एक अच्छी सैलरी थी और जॉब छोड़ के आप तैयारी करने आए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की भी साबित हो सकता था आपके लिए। और अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे परेशानी होगी, बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे, उनके साथ भी ऐसे परेशानी होगी कि जॉब छोड़े कि ना छोड़े, और अगर छोड़ने के बाद रिस्क क्या होगा, फैमिली प्रेशर क्या होगी। तो आपके पास भी कुछ फैमिली प्रेशर था क्या कि जॉब छोड़ने के बाद? सबसे पहले बताइए फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब सपोर्टिव थे कि कुछ दिक्कतें हुई थी? तो फादर ऑब्वियसली मेरे सपोर्टिव थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करे। लेकिन मेरे माइंड में ये था, क्योंकि मैंने बहुत से सीनियर्स को देखा था, अपनी फैमिली में रिलेटिव्स को देखा था कि वो एक बार गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 3-4 साल, 4, 5, 6, 7 उनको पता ही नहीं चलता, या तो एग्ज़ाम निकलता है या तो फिर एज निकल जाती है इंसान की। तो वो उस चीज़ से मैं बहुत डरता था। तो मैंने बस यही जब जॉब छोड़ी थी उसी दिन डिसाइड कर लिया था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल दूंगा। अगर उन 2 सालों में मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो इट्स वेल एनफ, नहीं तो मैं दोबारा प्राइवेट जॉब में स्विच कर लूँगा। बस यही एक प्रेशर था जो कि मैंने खुद से अपने आप लिया था, क्योंकि मैं इस एज में, क्योंकि 24-25 के होने वाले हैं हम लोग, तो 24-25 साल में आप फैमिली के ऊपर ऑब्वियसली बर्डन नहीं बनना चाहोगे। तो मैं बस उसी चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फादर के ऊपर कोई प्रेशर ना, खुद से एनफ रहूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने यदवीर की तैयारी में, यदवीर को मैंने खुद ही पढ़ाया और बहुत करीब से देखा है इनकी तैयारी को। यदवीर जी, मैंने आपके तैयारी में एक चीज़ देखा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल था, मतलब जो एटमॉस्फियर था, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मतलब आप जितने भी लोग थे सब लोग सेलेक्ट हो गए। तो क्या मतलब आप लोग कुछ अलग से दवा का इस्तेमाल करते थे क्या? मतलब क्या खाते पीते थे कि आप चारों लोग और एक ही टाइम पीरियड में, मतलब 1-2 महीने के गैप में अलग अलग पोस्ट पे सिलेक्ट हुए? इसका क्या मतलब, क्या समझा जाए, मतलब कुछ जड़ी बूटी रखे थे क्या आप लोग? वैसे बेसिकली सबकी कंडीशंस भी वैसी थी कि सबको मजबूरी थी एग्ज़ाम क्लियर करना, सब काफ़ी उस चीज़ के लिए जुनून था सब में। और स्टार्टिंग में फ्रेंड सर्कल छोटा हो तो वही अच्छा है। हम जब भी डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता था, कभी कोई और चीज़ डिस्कस नहीं होती थी, हमेशा पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस होती कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। रात में 12 बजे भी, 2 बजे भी अगर किसी को मैसेज करे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बता दो, तो वो सामने वाला इंसान ज़रूर रिस्पॉन्स करता था। तो वो एक फ्रेंड सर्कल रहता था। जीएस के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी डिस्कस करते थे आपस में, कोई पॉलिटी का टॉपिक हो गया तो वो डिस्कशन से ही याद होगा, क्योंकि बुक्स में आप कितना भी याद कर लो, लेकिन जो कहते हैं कि बैक ऑफ द माइंड में याद हो जाता है, वो चीज़ कभी मिटती नहीं है। वो एक ग्रुप डिस्कशन जब खानों में आवाज़ जाती है तो वो अपने आप ही याद हो जाता है। तो हम लोग क्लास खत्म होने के बाद भी कभी कभी आधे घंटे वो चीज़ें डिस्कस करा करते थे। तो काफ़ी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहा करता था, और आपस में कंपटीशन बहुत रहता था कि इस मॉक टेस्ट में, इस क्लास टेस्ट में इसके ज़्यादा आए हैं, फर्स्ट ये आ गया है, नेक्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट आना है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती थी, तो हम लोग आपस में मेंटेन करके रखते थे। और बाय द गॉड ग्रेस मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे जो 4 लोगों का ग्रुप था वो धीरे धीरे करके सभी लोग ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। गुड। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी आपसे कि आप तो क्लासेस में आते थे, प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन सेल्फ स्टडी का क्या रोल है? मतलब इसके बाद आप, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना 10-12 घंटे के पढ़ाई की हो नहीं सकती, 10-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो ये 10-12 घंटे कैसे देना है और किस सिचुएशन में देना है? क्या 10-12 घंटे से कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मुझे बताइए। सर इसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है।
कोई बहुत पहले से प्रिपरेशन करते आ रहा है तो उसके लिए दिन के 4 घंटे भी शायद काफ़ी होंगे, लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग थी बिल्कुल, और मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मैंने मोस्टली देखा था कि एग्ज़ाम शायद जून में हो जाएगा, मार्च सितंबर में हो जाएगा, तो मेरे लिए आपस में कुछ रहता था कि बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास, तो मैं हमेशा ये मान के चलता था कि कल ही एग्ज़ाम है। मैं उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करता था, और क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो जो मेरा शेड्यूल रहता था बेसिकली सुबह 8:30 से लेकर 12:30 तक ऑब्वियसली कोचिंग में आपके साथ निकल जाते थे। उसके बाद फिर मैं 12:30 से 1 बजे तक खाना वाना खा के सो जाता था। 1 बजे से 3:30 बजे तक सोने के बाद 3 बजे से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद 7 बजे के बाद से ऑब्वियसली घर की कंडीशन से भी होती है, खाना बनाना, इधर उधर घर का काम, तो उसमें नहीं उतना हो पाती पढ़ाई। फिर रात में 10:30 11 बजे के आसपास से दोबारा पढ़ने बैठता था, और सुबह के 4-5 बजे जितना एक्सटेंड कर सकता हूँ एक टॉपिक उठा लेता था कि आज इसको तो ज़रूर ख़त्म करना है और अच्छे तरीके से ख़त्म करना है, तो 5 बजे तक। तो मेरा ये था कि बेसिकली मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा जो लोग पहले से मेहनत कर हुए आ रहे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कितना टाइम देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों में बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करने से सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सारे हर बच्चा बोलता है कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ो, आप स्मार्ट स्टडी करो। लेकिन स्मार्ट स्टडी का बच्चा जब डेफिनीशन ढूंढने लग जाता है कि स्मार्ट स्टडी आखिर कैसे की जाए, क्या स्मार्ट स्टडी की कोई बुक आती है या स्मार्ट स्टडी का कोई अप्रोच है जो आपने अपनाया था, उसके बारे में बताइए कि सिलेबस को कैसे स्मार्टली कवर अप किया जाए, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाए। जैसे मुझे मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स में क्या मैं ऐसा क्या अप्रोच लगाऊं कि मुझे कम समय में आउटपुट भी ज़्यादा मिले, और जो भूलने की समस्याएं होती हैं इन सारी चीज़ों से कैसे निजात पाया जाए, अगर मैथ्स या और किसी सब्जेक्ट जीएस की बात करें तो। सर स्मार्ट स्टडी का मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, लास्ट के जितने कम से कम नहीं तो 3-4 बार जो एग्ज़ाम हुए उनका पैटर्न देखो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने अपने एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें देखी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बैक ऑफ द माइंड एक थॉट आ गया था, तो जॉब के साथ ही मैंने सिलेबस देखा उस एग्ज़ाम का, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो उस टाइम पे मैंने अपना सिलेबस बनाया, उस जो क्वेश्चन पेपर देखे उनको अकॉर्डिंग, तो मैंने उन टॉपिक्स को मार्क कर लिया कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, क्योंकि जीएस है ऐसा दलदल है कि बहुत बड़ा दलदल है, आप कितना भी पढ़ो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो आपको दबा देगा उसके अंदर। तो आप सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो सेलेक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। अच्छा, कभी कभी ऐसा मुझे काफ़ी बच्चे बताते हैं कि सर मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा कर रहे थे लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल करने के लिए पहले से कुछ टेक्निक्स है या फिर आपको आएगा ही आएगा? नहीं बिल्कुल सर, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप कम से कम नहीं तो मिनिमम 60 अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए आपने तो आप एग्ज़ाम देने मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर पेपर हार्ड आ गया तो नर्वस हो जाओगे, अगर पेपर ईजी आ गया तो भी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो मैं यही की चीज़ मैंने फॉलो की थी, मैंने मॉक टेस्ट इतने दिए थे कि, और हर एक टाइम पे दिए थे, रात के 12 बजे भी उठ के दिया था, दोपहर के 12 बजे दिया था, रात को 9 बजे भी दिया था, शाम को 4 बजे भी दिया था। तो अपने माइंड को ऐसा मैंने डेवलप कर लिया था कि कोई भी टाइम पे मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लायक रहूँ और अच्छे मार्क्स उस टाइम पे स्कोर कर सकूँ। और इसी के साथ साथ हार्ड पेपर देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट जितने दोगे आप तो उसकी आदत पड़ जाती है, एक पैटर्न आ जाता है हाथ में कि क्वेश्चन देखा और साथ ही साथ हम आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर हार्ड पेपर आ गया, आप डायरेक्टली एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले से ही आप डर गए उस एग्ज़ाम को देख के, लेकिन अगर आपने पहले से 50 ऐसे क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं तो वहाँ पे आपको देख के डर नहीं लगेगा और आपको अप्रोच पता होगा कि अगर ये 30 क्वेश्चन हार्ड आए हैं तो आगे के जो 70 क्वेश्चन बचे हैं वो ईजी ज़रूर होंगे। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाइए और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उससे ज़्यादा लगाइए। तो यूपीएसआई में सिलेक्टेड है यदवीर जी, एक खुद कह रहे हैं कि मैंने मॉक टेस्ट इतने सारे दिया जिसकी वजह से मैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किसी भी चीज़ की हो, अगर आप इस दौर में मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर ही नहीं पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है।
अगर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना है और लोगों से कंपेयर करना है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ गिनी चुनी सीट्स होती हैं, उसी में आपको सिलेक्ट होना होता है। ऐसा नहीं कि आप 50% ले आए तो सिलेक्ट हो गए, आपको उस रेंज में आना होता है, उतने में रैंक आपकी आनी होती है, तो आप सिलेक्ट हो गए। तो इसलिए मॉक टेस्ट सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ के तैयारी किए और फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले, तो इसमें जैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस है, तो ऑफलाइन क्लासेस का क्या रोल है? मींस आईजीएस, अगर मतलब मैं अगर पूछूं आपसे कि तैयारी में आप आईजीएस को कहाँ पाते हैं? IGS का मैं तो जितना ज़्यादा थैंकफुल हूँ उतना कम हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, जस्ट क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो बच्चे उतने नहीं आते थे। मुश्किल से 1-2 बच्चे मैंने अपने साथ स्टार्टिंग की है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 बच्चों की वजह से क्लासेस बंद हो गई हूँ या फिर रुकी हूँ, बल्कि और बेटर होता था, टीचर्स और ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। और वही एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। कभी भी कोई डाउट आ गया, कभी भी कोई चीज़ पूछनी है, तो बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है बैचेस की टाइमिंग की, स्टडी मटेरियल वगैरह हमारे पास अच्छा नहीं है, तो उसकी कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली मुझे। ऑब्वियसली जीएस एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जीएस है, हिंदी है। बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो हिंदी मेरे लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए, तो अगर मेरे जीएस में 30 क्वेश्चन भी सही हो रहे थे, तो हिंदी में मेरे 20 क्वेश्चन सही होते थे। मैं देखता था लोगों के 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये पर्सनल गाइडेंस का ही नतीजा था कि मैं जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 30+ क्वेश्चन सही कर पाया था। तो आमिर सर, आशीष सर, और वेरी थैंकफुल टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो तैयारी के बारे में हमने डिस्कस कर ली। आप जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी, जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 एग्ज़ाम ना निकलने से घबरा जाते हैं। हालांकि आपके साथ ऐसे सिचुएशन तो आई नहीं, आप सफल होते ही गए हो। लेकिन आप उन लोगों का क्या कहना चाहते हो जो लोग 1-2 बार एग्ज़ाम दिए और हालांकि उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, अच्छा मेंटरशिप ना मिलने की वजह से वो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और मेंटरशिप का क्या रोल है? सर, मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप अपनी जो एजुकेशन है, जो प्रिपरेशन है, वो बिना किसी डायरेक्शन के लेके जा रहे हो, तो बहुत गलत हो जाता है। एक पॉइंट पे आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या पता आपको डायरेक्शन इसमें जाना है, तो वो आपकी चीज़ हेल्प कर सकता है सिर्फ एक मेंटर ही। उसको पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम आएगा, किस वे में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए किसी का पर्सनल गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ताकि मुझे पर्सनल गाइडेंस मिल सके। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। मुझे क्या पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। उस चीज़ पे मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली क्लास आपने आया, पहली क्लास में आप आए थे। डेमो लेने, एक मासूम सा चेहरा, लेकिन अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी। मतलब ऐसा लगता था पहली नज़र में कोई भी देख के बता देता कि मतलब अंदर कितना डेडिकेशन है चीज़ों को करने का, आगे कुछ कर जाने का। एकदम मतलब ना किसी से बहुत ज़्यादा मतलब, ना दोस्ती, ना मित्रता बहुत ज़्यादा। तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको, सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप इन्वायरमेंट से सीखते हो, और बहुत कुछ मिलता भी है अगर आप चीज़ों को सीखते जाते हो, अगर आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप अगर चाहें तो एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मित्र भी बताया कि सर, अभी मैं आ रहा था जब आपका इंटरव्यू लेने, तो आपके मित्र भी कह रहे थे सर एक क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछ लेना। अभी वो इन सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? पर्सनल सा क्वेश्चन है। नहीं पूछ सकते। बिल्कुल। अभी जैसा कि आपका जॉब हो गया है और ज्वाइनिंग भी होने वाली है, तो आप ही के एक मित्र ने पूछा कि सर उनसे पूछ लीजिएगा कि शादी वगैरह का कब प्लान है, और शादी वगैरह मतलब क्या प्लान है, और मतलब क्या सोच रहे हैं शादी वगैरह के बारे में? इस शादी का अभी तो ख्याल नहीं है, मिनिमम 2-3 साल बाद ही देखा जाएगा। अभी मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करना चाहता हूँ, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहता हूँ, तो अभी मुझे लगता है शादी एक डिस्टर्बेंस ही रहेगा। तो अभी ख्याल नहीं है, 2-3 साल बाद देखा जाएगा श्योरली। बातों तो सिर्फ 2-3 साल बोल रहे हैं, लेकिन इरादे है कि अगर 1-2-1.5 साल 2 साल होगा तो भी चल जाएगा। खैर, ये तो पर्सनल क्वेश्चन था, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इस सेशन को,
और ऐसे ही इंटरव्यू टॉपर्स के आपके यहाँ पे जारी रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा यदवीर जी आपसे मिल के और इंटरव्यू करके। वैसे मिलते तो हमेशा ही थे क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक कीमती समय दिया और आपने लोगों को भी गाइड किया। ऐसे ही आप गाइड करते रहिए। अपने जो जूनियर्स है जो सिलेक्ट अभी आगे होंगे उनके बाद उनको भी आप मोटिवेट और गाइड करते रहिए, क्योंकि एक बच्चा अगर सिलेक्ट हो जाता है ना, अगर वो चाहे तो अपनी स्ट्रेटजी और अपने प्लान से बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करवा सकता है। मतलब इतना तो तैयारी के समय उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप और लोगों को भी गाइड करेंगे, और जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू यदवीर जी। थैंक यू सर।